वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस एपिसोड में हम एमडी कैट बायोलॉजी के चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियस। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन क्या है। या आपने हाइलाइटर की तरफ फोकस करना है। ये सेल का सेंटर भी कहलाता है, सेल का ब्रेन भी कहलाता है और इसको हम कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है? इसके पास बच्चों जीन्स होती हैं। ये एक सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए वगैरह आपके सामने देखें ये पड़ा हुआ है। ये सेल के दरमियान में मौजूद होता है आमतौर पे अगर एनिमल सेल्स हैं तो। और ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके पास वो खुफिया कोड होता है, वो इंफॉर्मेशन होती है, वो खुफिया जीन्स होती हैं जो तमाम की तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो ब्राउन है इसने अपने ही हम नाम जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उसकी बात को रिजेक्ट किया था। रॉबर्ट हुक ने कहा था कि जो सेल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि सेल्स एम्प्टी नहीं होते, सेल्स खाली नहीं होते, सेल के अंदर एक मेन स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम न्यूक्लियस होता है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो प्लांट्स में ये बड़े से वैक्यूल की वजह से पेरिफेरल यानी कि साइड पर हो जाती है, जबकि एनिमल में ये दरमियान में होती है। ये आ गई जी पेरिफेरल। जबकि एनिमल्स में अगर हम देखें एनिमल्स में तो एनिमल्स के अंदर इसकी लोकेशन दरमियान में होती है, सेंट्रल सेंट्रल लोकेशन है। अगर हम इसकी लोकेशन के बाद इसकी तादाद की बात करें कि एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई आमतौर पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम कहते हैं ए न्यूक्लिएट सेल्स। जिनमें कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता उनको ए न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल में आमतौर पर मैच्योर आरबीसीज हैं। जब आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स मैच्योर होते हैं तो उनका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट यानी कि डिग्रेड यानी ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ सेल्स जो होते हैं वो मोनो न्यूक्लिएट होता है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, यानी आमतौर पर जो सेल्स की टाइप होती है वो मोनो न्यूक्लिएट ही होती है। और नॉर्मल सेल जो होते हैं जैसे स्किन सेल्स हो गए, एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे सेल्स एपिथेलियल वगैरह ये एक सेल एक न्यूक्लियस वाले होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है, इनको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो दो न्यूक्लियस रखते हैं अपने अंदर, उनको हम बाय न्यूक्लिएट भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी थी फंजाई के अंदर डायकैरियोटिक हाइफी, जिसमें दो न्यूक्लियस इकट्ठे पड़े होते हैं। एक ही हाइफी के सेल में दो न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। डायकैरियोटिक हाइफी या डायकैरियोटिक जो फंजाई होता है उसको हम बाय न्यूक्लिएट सेल के तौर पे कंसिडर करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, दो से भी ज्यादा, मोर देन टू न्यूक्लियाई, उनको हम मल्टी न्यूक्लिएट या पोली न्यूक्लिएट सेल्स भी कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट या पोली न्यूक्लिएट सेल्स हैं। इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं जी? इनमें आपको स्केलेटल मसल फाइबर्स मिलते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर आपने देखा है कि उनकी सेल मेम्ब्रेन यानी सार्कोलीमा के नीचे काफ़ी सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और कुछ जो हैं वो हाइफी भी ऐसे होते हैं फंजाई के जिसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम सोनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। ये हो गए स्केलेटल मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल फाइबर्स। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? सोइनोसाइटिक हाइफी, सोइनोसाइटिक हाइफी या फंगस। ये दोनों एग्जांपल्स मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स के अंदर आती हैं। फिर हम देखते हैं इसकी शेप क्या होती है। शेप न्यूक्लियाई की आमतौर पर कोई फिक्स नहीं है, ये इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, राउंड यानी स्फेरिकल शेप भी इसकी हो सकती है। स्फेरिकल के अलावा इसकी ओवल शेप भी होती है। ओवल के अलावा इसकी लोब्ड यानी कि एक से ज़्यादा पार्ट्स वाली में
स्फेरिकल ओवल तो आप सबको पहले से पता है, लूब्स वाली मैं बना देता हूँ। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, इसकी यहाँ पे 2 लूब्स हैं, एक ये बना देता हूँ, इसकी यहाँ पे 3 लूब्स हैं, 1 2 और ये 3। इस तरह के न्यूक्लियाई भी आमतौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी एक से ज्यादा लोब्स होती हैं। शेप्स हो गई, शेप्स के बाद कंपोनेंट्स आते हैं, कि स्ट्रक्चर कह लें या कंपोनेंट्स कह लें, कि न्यूक्लियस के जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, कि कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस का एनवलप, यानी न्यूक्लियस की बाउंड्री, न्यूक्लियस का जो बाहर वाला एक क्या नाम है, ये जो कवर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसको हम एनवेलप कहते हैं। सेकंड वन उसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो उसके अंदर फ्लूइड होता है। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है जी, समझ शरीफ में आ रहा है कि फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्म से, उसमें क्या डिफरेंस है वो हम अभी इसी एपिसोड में देखेंगे। थर्ड वन, इसमें न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। और फोर्थ वन इसमें क्रोमैटिन होता है, जो कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में बाद में कंडेंस हो जाता है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या बला है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियस का एनवलप है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली। सो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इनर, ये है IM, इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वहां पर फ्लूइड भी होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, उसको मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यहाँ पर फ्लूइड होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये भी आपने याद रखना है। ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन दोनों के साथ क्या क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट, वो आप देख लेते हैं। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, ये कॉन्टिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और नॉर्मली या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है। तो मैं यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता हूँ। सो ये देखें, ये क्या है जी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखें, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मीन इनके ऊपर राइबोसोम भी लगे हुए होते हैं। सो आउटर मेम्ब्रेन तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड करती है, मतलब इसने अपने अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म को पैक किया हुआ होता है। सो इनर मेम्ब्रेन सराउंड्स न्यूक्लियोप्लाज्म, सराउंड्स न्यूक्लियर कंटेंट भी कह सकते हैं, कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी माल भरा हुआ है, जो भी कंटेंट है, मटेरियल है, वो इनर मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है, पैक किया हुआ है, न्यूक्लियर कंटेंट को इनर मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है। अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आउटर और इनर आपस में जुड़ जाती हैं, वो जगह ये देखें, ये वाली जो जगह है, ये जो मैं आपके सामने अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली जगह, ठीक है, ये जगह जहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में कॉन्टिन्यूअस हैं, इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पर बनते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, एनपी मीन न्यूक्लियर पोर्स, ये है न्यूक्लियर पोर्स, जो कैसे बनते हैं, जहां पर दोनों मेम्ब्रेन्स, बोथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स आर कॉन्टिन्यूअस, बोथ मेम्ब्रेन्स आर कॉन्टिन्यूअस विद ईच अदर। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो ही वहां पे दरमियान में एक रास्ता सा क्रिएट होगा, उस रास्ते को हम फिर क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर कहेंगे। इस पोर के अंदर स्पेशल प्रोटीन होती है, उनको हम न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं, न्यूक्लियोपोरिन्स। जिन मटेरियल्स की स्पेशल ट्रांसपोर्ट करवानी होती है वो फिर ये वाली पोरिन प्रोटीन्स करवाती है, न्यूक्लियोपोरिन्स प्रोटीन। तो ये भी एमसीक्यू में आपने याद रखना है कि ये कहाँ पर होती हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स में प्रेजेंट होती हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। जो चीज़ न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म से एंटर होगी और जो चीज न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगी, ये दोनों एरोस मैंने ड्रॉ किए, इनको आप ध्यान से देखें, ये दोनों काम न्यूक्लियर पोर्स कंट्रोल करेंगे। अब आपने देखना है कि कौन सी
कौन सी चीजें इन होती हैं, तो इन होने वालों में न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ताकि वो डीएनए बनाने में अपना रोल प्ले करें। उसके अलावा अंदर आने वालों में एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए बनाने में, रेप्लिकेशन करवाने में, आरएनए बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन वाले और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन वाले, आरएनए बनाने वाले एंजाइम्स ये साइटोप्लाज्म से अंदर जाते हैं। उसके अलावा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नल्स होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म से अंदर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब कौन सी चीजें आउट होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीजें आउट होंगी जो न्यूक्लियस में बनती हैं। तो न्यूक्लियस में क्या बनता है, न्यूक्लियोलस से बनने वाले राइबोसोम्स आउट होंगे, यानी वो बनेंगे न्यूक्लियस के अंदर और वहां से बनकर साइटोप्लाज्म में जाएंगे। राइबोसोम्स के अलावा आरएनए बनता है, आरएनए तमाम टाइप्स का न्यूक्लियस में ही बनता है, न्यूक्लियोलस के ऊपर, सो वो भी बनकर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए ही जाएगा। अब नेक्स्ट चीज ये है कि इनकी तादाद कितनी होती है, न्यूक्लियर पोर्स कितने होते हैं, तो इनकी तादाद फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है। अगर कोई डिफरेंशिएटेड सेल है, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल, तो उसमें न्यूक्लियर पोर्स बहुत कम होते हैं, जस्ट 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस होते हैं। एक सेल के न्यूक्लियस में सिर्फ 3 से 4। ये आरबीसी तब है जब वो इमेच्योर है, जब मैच्योर आरबीसी होता है तो उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके अलावा अगर अनडिफरेंशिएटेड सेल है, अगर वो सेल जो डेवलप नहीं हुआ, अनडिफरेंशिएटेड मीन जो अभी डेवलप नहीं हुआ, उसकी एग्जांपल है एग सेल। एग सेल के अंदर चूंकि अभी डेवलपमेंट होनी है, बहुत सारी चीजों ने इन आउट होना है, जरूरत पड़ती है, जीन्स बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होती हैं, आरएनए बनता ताकि उनका मैसेज राइबोसोम्स तक जाए, तो बहुत सारा जो मटेरियल है वो एक्सचेंज होना होता है ताकि डेवलपमेंट हो सके। तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स होंगे। तो एग सेल के अंदर ऑलमोस्ट 30,000 न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस या पर सेल होते हैं। ये तो इनका नंबर हो गया जिसका एमसीक्यू आपने याद रखना है। फिर देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म वो कंटेंट होता है जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड फॉर्म में होता है, एक्वस ग्राउंड जो सब्सटेंस होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा एक और नाम भी दिया जाता है जो मैं रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ, कैरियोप्लाज्म। ये आपने याद करना है एमसीक्यू में। अदर नेम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज कैरियोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर तो हो गई, वाटर के अलावा इसमें प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स कौन सी हैं, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन में वो जो डीएनए बनाने में काम आती है, और नॉन हिस्टोन एंजाइम्स होते हैं, डीएनए बनाने वाले, आरएनए बनाने वाले। ठीक है, वो आगे मैंने लिख भी दिया कि एंजाइम्स होंगे, आरएनए पॉलीमरेसिस, डीएनए पॉलीमरेसिस। न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो कि डीएनए भी बना रहे होंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और आरएनए बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और मेटल आयंस होंगे, मैग्नीशियम आयंस है जो कोफैक्टर के तौर पे रोल प्ले करता है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। तो ये चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इसकी जो कंपोजिशन है वो साइटोप्लाज्म जैसी नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए आपने इसमें जो चीजें मौजूद है उनको याद करना है। फिर इसमें मेन चीज होती है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी बनी हुई है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी, डार्कली स्टेन्ड बॉडी जो कि न्यूक्लियस के अंदर हाईलाइट हो रही होती है, मजीद हाईलाइट हो रही होती है, डार्क होती है, उसकी कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती, तो वो नॉन मेम्ब्रेनस होती है। प्लस उसकी तादाद उसकी जो तादाद है वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, वन और मोर। न्यूक्लियस के अंदर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूक्लियोलस को जब हम जूम करके बड़ा करके देखते हैं तो न्यूक्लियोलस के दो रीजन्स होते हैं, एक बाहर वाला उसको हम कहते हैं पेरिफेरल, साइडों वाला, ये रीजन ग्रैनुलर होता है, इसमें ग्रैनुल्स होते हैं, जर्रात होते हैं छोटे छोटे, ग्रैनुलर। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं, ये ग्रैनुलर एरिया है बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाला एरिया ये न्यूक्लियोलस बन रहा है, चेक करें आपके सामने लाइव न्यूक्लियोलस बना रहा हूं मैं। ये बाहर वाला एरिया सारा पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है। ग्रैनुल्स किस चीज के होते हैं बच्चों, ये ग्रैनुल्स होते हैं
राइबोसोम बनाने वाले जो सब यूनिट्स हैं उनके प्रीकर्सर, दे आर प्रीकर्सर्स। प्रीकर्सर यानी जिनसे आगे मॉलिक्यूल बनना होता है, प्री मतलब पहले, इनसे बाद में कोई मॉलिक्यूल बनेगा, इनसे क्या बनेगा, इनसे राइबोसोमल सब यूनिट बनेंगे। आर एस का मतलब क्या है, राइबोसोमल सब यूनिट्स। इसके अलावा जो अंदर वाला एरिया है, सेंट्रल दरमियान वाला एरिया, वो फिब्रिल होता है, फिब्रिल एरिया, या इसको फिब्रिलर एरिया भी कहते हैं, फिब्रिल एरिया, यानी इसमें थ्रेड्स होंगे। अब थ्रेड देखते हैं जिनका हम कलर चेंज करते हैं, थ्रेड्स को हम ब्लू कलर से ड्रॉ करेंगे। ये थ्रेड्स हैं। ये थ्रेड्स किस चीज के हैं जी, इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसमें आरएनए होता है, आरएनए, और एक इसमें डीएनए होता है। अब ये डीएनए और आरएनए ये राइबोसोम्स के फॉर्मेशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन दोनों के साथ हम आर लिखेंगे, आर डीएनए, आर आरएनए, यानी राइबोसोमल डीएनए। ये वो डीएनए होता है जिस पर राइबोसोम बनाने वाली जीन्स होती हैं, और राइबोसोमल आरएनए भी वो आरएनए होता है जो राइबोसोम के अंदर फिर चला जाता है, राइबोसोम बनाता है। सो राइबोसोमल डीएनए is involved in the formation of ribosomal RNA, और ribosomal RNA राइबोसोम्स का खुद हिस्सा होता है। सो ये न्यूक्लियोलस के दरमियान में है। अब न्यूक्लियोलस के दोनों हिस्से, साइड वाला भी और दरमियान वाला भी, दोनों अल्टीमेटली राइबोसोम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो यही है कि ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है, इट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम बनाने वाली फैक्ट्री है। राइबोमीन, यहाँ राइबोमीन, राइबोसोम। तो राइबोसोम जब न्यूक्लियस के अंदर बन जाते हैं, न्यूक्लियोलस पर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पर, तो ये बनने के बाद न्यूक्लियर पोर से बाहर आते हैं, न्यूक्लियर पोर से बाहर आते हैं। ये मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखें, इस पोर से ये बाहर आएंगे ऐसे, और बाहर आके या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमेंगे, आवारागर्दी करेंगे, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। इसीलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ होती है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बन जाती है। यहाँ तक समझ शरीफ में आपको आ गया होगा। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है क्रोमैटिन का। न्यूक्लियस के अंदर आप देखें, ये वाला हिस्सा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये क्रोमैटिन है। ये आमतौर पर इनविजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, आमतौर पर ये दिखाई नहीं देता है। सो इट इज द नेटवर्क ऑफ वेरी थिन एंड फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या क्या कहते हैं, उनको हम क्रोमैटिन के थ्रेड्स कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये आमतौर पर जो है वो कंडेंस होकर जब क्रोमोसोम बनाएंगे तब ही नजर आएंगे लाइट माइक्रोस्कोप से, वरना ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा नजर नहीं आ सकते। इस क्रोमैटिन में दो चीजें होती है, नंबर वन इसमें डीएनए होता है, और नंबर टू इसमें प्रोटीन होता है। डीएनए 40% होता है क्रोमैटिन के अंदर, और प्रोटीन 60% होता है। सो ये भी एमसीक्यू है कि क्रोमैटिन या क्रोमोसोम कह लें, उसकी कंपोजिशन में ज्यादा प्रोटीन होती है, और प्रोटीन का नाम एमसीक्यू में आपने याद रखना है, हिस्टोन प्रोटीन। और ये दोनों मिलकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोहिस्टोन। न्यूक्लियोहिस्टोन कैसे बनता है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हम डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम जब बनाते हैं तो इसमें और क्रोमैटिन में क्या फर्क है। तो क्रोमोसोम ये थोड़े से थिक होते हैं, वैसे होते ये भी थिन ही है, लेकिन कंपैरेटिवली क्रोमैटिन से थिक होते हैं। उसके अलावा ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये विजिबल होते हैं, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, विजिबल ड्यूरिंग, CD का मतलब क्या है, सेल डिवीजन। और क्रोमैटिन जो है ये इनविजिबल ही होता है। हाँ, अगर आपने इसको देखना है तो ये इंटरफेस में विजिबल होगा बाय इलेक्ट्रॉन, EM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग इंटरफेस, क्योंकि जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तब तो वो
क्रोमोसोम बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनता कैसे है, उसके लिए एक वर्ड याद रखना, कंडेंसेशन, पैकिंग, फोल्डिंग, यानी बहुत लंबा धागा है, जैसे नलकी होती है तो बारीक सा धागा नलकी के ऊपर फोल्ड हो के इतनी मोटी नलकी बन जाती है। तो क्रोमोसोम्स बेसिकली कॉन्डेंस्ड फॉर्म होते हैं, ये क्रोमैटिन की कॉन्डेंस्ड फॉर्म है, कॉन्डेंस्ड, और क्रोमैटिन अनकंडेंस्ड है या डी कॉन्डेंस आप कह लें, डी कॉन्डेंस्ड फॉर्म है। तो आसान वर्ड्स में या आसान सी डायग्राम से मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये अगर क्रोमैटिन है, ये बारीक सा थ्रेड लाइक, तो ये क्या होगा, ये जब कॉन्डेंस होगा CONDENS कॉन्डेंस, तो फिर ये इस तरह का क्रोमोसोम बन जाएगा पैक हुआ हुआ, ये इसकी कॉन्डेंसेशन है, ठीक है जी। और जब ये डीकॉन्डेंस होगा तो ये वापस क्रोमैटिन में कन्वर्ट होगा जब इंटरफेज आ जाएगी सेल में। तो ये बात याद रखनी एमसीक्यूज में कि क्रोमैटिन उस वक्त सेल में होता है जब इंटरफेज हो रही हो, यानी सेल डिवाइड ना कर रहा हो, और क्रोमोसोम उस वक्त होते हैं जब सेल जो है वो अपनी डिवीजन फेज में होता है, यानी माइटोसिस कर रहा होता है, एक सेल से दो सेल बन रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये इन दोनों में फर्क हो गया। इसके अलावा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दो क्रोमैटिड्स वाला होता है, हालांकि ये दोनों एक दूसरे की कॉपीज हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्रोमैटिड ही पूरा क्रोमोसोम कंसीडर हो सकता है, ये वाला जो क्रोमोसोम होता है ना, ये भी पूरा क्रोमोसोम कंसीडर होता है, लेकिन ये अनरेप्लिकेटेड होता है। ये हम ड्रॉ इसलिए नहीं करते क्योंकि जब अनरेप्लिकेटेड फॉर्म में क्रोमैटिन होता है तो वो हमें नजर ही नहीं आता, ठीक है, वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आ रहा होता। तो जिस वक्त क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं ना, जब वो अपनी डिवाइडिंग फेज में होते हैं, उससे पहले पहले वो रेप्लिकेट कर चुके होते हैं, वो इस फॉर्म में ही होते हैं। इसलिए हमें जो क्रोमोसोम बुक में दिखाया जाता है वो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है, जिसके दो क्रोमैटिड्स होते हैं। ये दोनों क्या हैं जी, इसके क्रोमैटिड्स हैं, और ये दोनों इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस क्रोमैटिड मीन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन एक क्रोमैटिड भी पूरा क्रोमोसोम कंसीडर हो सकता है, लेकिन वो अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होगा। इसके अलावा इसके दरमियान में ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, इसको हम कहते हैं जी सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर जो होता है ये वो एरिया होता है जहाँ पे डीएनए जो होता है वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। सो इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन, ये मैंने कॉन्स्ट लिख दिया है। तो सेंट्रोमेयर के दो नाम है, एक नाम क्या है जी सेंट्रोमेयर, और एक नाम है कॉन्स्ट्रिक्शन। इसका फंक्शन नोट कर लें, सेंट्रोमेयर का फंक्शन क्या होता है। सेंट्रोमेयर के दो काम होते हैं, पहला काम होता है कि ये कैनाटोकोर फाइबर्स जो होते हैं ना उनको अटैच करता है, अटैच कैनाटोकोर फाइबर जो कि स्पिंडल फाइबर का पार्ट होते हैं, अटैच स्पिंडल फाइबर एट कैनाटोकोर। अब कैनाटोकोर क्या चीज होती है, वो एक प्रोटीन होती है जो इसकी साइडों पर होती है, वो मैं बना देता हूँ कैनाटोकोर। ये जो साइडें है ना, मैं इसका कलर कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्रीन, ये साइड है, इन साइडों पर कैनाटोकोर प्रोटीन होती है। और आपको ये भी पता है कि जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे साइडों से ही आते हैं और क्रोमोसोम पर अटैच होते हैं। सो ये जो कलर है ये कैनाटोकोर है, CKC कैनाटोकोर, ये लेटरल साइड्स ऑफ सेंट्रोमेयर पर मौजूद होता है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। दूसरा फंक्शन सेंट्रोमेयर का होता है कि ये दोनों क्रोमैटिड्स को अटैच करता है, फ्यूज करता है, ज्वाइन करता है, ज्वाइन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ज्वाइन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दो फंक्शन इसके आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जो सेंट्रोमेयर कर रहा है। इसके अलावा अगर हम पूरे क्रोमोसोम को देखें तो इसकी दो आर्म्स होती हैं, एक आर्म जो सेंट्रोमेयर से ऊपर होती है उसको पी आर्म कहते हैं, और जो सेंट्रोमेयर से नीचे होती है उसको क्यू आर्म कहते हैं। ये दोनों आर्म्स एक दूसरे से जो है लेंथ में बराबर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पर इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक और जगह भी डी जो डीएनए होता है वो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में होता है, उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं।
सेकेंड एरिया जो कंस्ट्रिक्टेड होगा उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का एक और नाम भी होता है, इसको हम नॉर कहते हैं, NOR, नॉर। ये नॉर फिजिक्स वाला नॉर गेट नहीं है, ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर है, न्यूक्लियोलस बनाता है। सो नॉर का फंक्शन क्या है जी, ये न्यूक्लियोलस बनाने में इन्वॉल्व है। सो जितने क्रोमोसोम्स पर न्यूक्लियोलस का ऑर्गेनाइजर होगा, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर, उतने न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के सेल्स में अगर 46 क्रोमोसोम है, उनमें से 6 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिन पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, तो हमारे न्यूक्लियस में 6 न्यूक्लियोलाई पड़े हुए होंगे। यानी जितने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले क्रोमोसोम होंगे उतने ही न्यूक्लियोलस बनेंगे। और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक और काम भी करता है, ये सेल्स को पहचानने के लिए, क्रोमोसोम्स को पहचानने के लिए, क्रोमोसोम के नंबर को पहचानने के लिए भी काम आता है कि ये कौन से नंबर का क्रोमोसोम है। जाहिर सी बात है हर क्रोमोसोम की जो अलामत है वो फिक्स है कि इस पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा। और लास्ट पे जो इसके एंड्स होते हैं ना, एंड्स, जो क्रोमोसोम्स के एंड्स होते हैं, इनको टीलोमेयर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स के किनारों को आपस में जुड़ने नहीं देते, क्योंकि क्रोमोसोम जो 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, जितने भी एक सेल में हैं, वो सारे एक जैसी कंपोजिशन के बने हुए ना, डीएनए और प्रोटीन। तो उनकी आपस में इंटरेक्शन भी हो सकती है। सो टीलोमेयर्स एक तो आपस में अटैच होने से बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे, प्लस ये एजिंग में भी रोल प्ले करते हैं। एजिंग में भी जब तक टीलोमेयर्स हैं तब तक जो है वो एजिंग सेल्स की नहीं होती। जैसे टीलोमेयर्स खत्म होते हैं तो सेल्स भी एजिंग का शिकार हो जाते हैं। सो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। बाकी इसकी कंपोजिशन है, ये सारा डीएनए और प्रोटीन ही है। यानी जो डीएनए प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है वो लिपटा हुआ है। आपको पता है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव और प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से दोनों में इंटरेक्शन होती है और ये क्रोमोसोम पैदा होता है। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है। सो अगर हैप्लॉइड सेल्स हैं तो क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है एक सेल के अंदर। अगर डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स या 2 कॉपीज होती हैं हर एक क्रोमोसोम की। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया, इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 ये हैप्लॉइड सेल है। और अगर डिप्लॉइड होगा तो उसमें कैसे क्रोमोसोम होंगे, 1 भी 2 मरतबा होगा, 2 भी 2 मरतबा होगा, यानी 2 टाइम्स होगा। थर्ड क्रोमोसोम भी 2 टाइम्स होगा, फोर्थ क्रोमोसोम भी 2 टाइम्स होगा। सो 1 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 4 का पेयर। अब ये पेयर्स क्यों है, क्योंकि हर क्रोमोसोम का नंबर एक बार पेरेंट जो मदर पेरेंट है उससे आया हुआ और एक बार जो फादर पेरेंट है जो पैटर्नल है साइड वहां से है। सो जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें 2 क्रोमोसोम होते हैं सेम नंबर के, इसीलिए उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये सारे होमोलॉगस पेयर्स हैं, ये भी होमोलॉगस पेयर है, ये भी होमोलॉगस पेयर है, और ये भी और ये भी। सो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट्स हो गए। एग्जाम्पल देखें तो हैप्लॉइड में स्पर्म सेल्स और एग सेल्स आते हैं। उसके अलावा जो सारे सोमैटिक सेल्स हैं हमारी बॉडी के, सारे एग सेल्स और स्पर्म सेल के अलावा जो हमारी स्किन के सेल्स हैं, जो हमारे मसल्स के सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, उन सब के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होते हैं, यानी कि हर नंबर का क्रोमोसोम 2 टाइम्स होता है। बाकी अगर हम स्पीशीज वाइज देखें तो ये क्रोमोसोम हर स्पीशीज में स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक नंबर विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज। सो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करें तो ह्यूमन के अंदर हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम और डिप्लॉइड सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं। चिंपैंजी में देखें, चिंपैंजी में 1n में 24 क्रोमोसोम और 2n में 48 क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह फ्रॉग में देखें, फ्रॉग में तो 1n में 13 क्रोमोसोम और 2n में 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह अगर आप देखें किसमें जी, ड्रोसोफिला में
ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में 1n में 4 क्रोमोसोम और 2n में 8 क्रोमोसोम होते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आपने अच्छी तरह याद रखना है। सो इसके अलावा भी और अगर आपको स्पीशीज आती हैं जिनके क्रोमोसोम के नंबर आपकी बुक में कहीं भी लिखे हुए हैं तो आपने वो अच्छी तरह मेमोराइज करने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ शरीफ में आ गया होगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इस एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट ऑर्गेनेली के साथ वीडियो बनाएंगे।